इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत। भौतिक अवशेष। पुरातत्व की विधियां हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के इतिहास में पाए जाने वाले भौतिक अवशेषों को ढूंढने में मदद करती है। भारत एवं अन्य देशों में पुरातत्व का इस्तेमाल प्रागैतिहास और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में किया जाता है। प्रागैतिहास का संबंध उस काल से है जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है और इतिहास मुख्यतः लिखित सामग्री पर आधारित है। प्रागैतिहासिक स्थल कई मायनों में ऐतिहासिक स्थल से अलग होते हैं। सामान्यतः ऐसे स्थल मुख्य आवासीय अवशेष के रूप में नहीं होते, बल्कि मनुष्य, पादप और जीव जंतुओं के जीवाश्म के रूप में होते हैं। ये पठार और पहाड़ों के ढलान पर, नदी के किनारे और ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो विविध वनस्पति और जीवों से युक्त होते हैं। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पाषाण युग के कई पत्थरों के औजार भी इन स्थलों पर पाए गए हैं। औजार, पौधे, जानवर और मनुष्यों के अवशेष हिमपूर्व युग के जलवायु की स्थिति को दर्शाते हैं। हालांकि ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी के मध्य तक भारत में सिंधु संस्कृति में लिखावट के होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है या उसकी व्याख्या अभी तक संभव नहीं हुई है। इस प्रकार हड़प्पा के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन उनकी संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। यही हाल ताम्र युग या ताम्रपाषाण युग की संस्कृति का है, जहाँ लोग लिखना नहीं जानते थे। भारत में पढ़ी जाने वाली लिखावट ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अशोक के शिलालेखों से मिलती है, जो उस समय के ऐतिहासिक निर्माण का ठोस और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करती है। हालांकि अशोक से पूर्व के काल में वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्यिक स्रोतों के बावजूद इतिहासकारों के लिए पुरातत्व शास्त्र महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन भारतीय समाज ने ढेरों भौतिक अवशेष छोड़े हुए हैं। भारत के पाषाण मंदिर और पूर्वी भारत के ईंटों वाले मठ आज भी हमें अतीत के विशाल भवन निर्माण प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं। हालांकि इन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग ढेर के रूप में पूरे भारत में दबा पड़ा है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। एकल सांस्कृतिक, प्रधान सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीले या खंडहर मुख्यतः एक तरह की संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। कुछ टीले या खंडहर केवल पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति को दर्शाते हैं, कुछ सातवाहनों और कुषाणों की संस्कृति को। प्रधान सांस्कृतिक टीले या खंडहरों में प्रधानता तो एक संस्कृति की होती है, लेकिन उसमें दूसरी संस्कृति भी पाई जाती है। बहुसांस्कृतिक टीलों या खंडहरों में कई महत्वपूर्ण संस्कृतियों को देखा जा सकता है, जहाँ कदाचित एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर व्याप्त है। रामायण और महाभारत के मामले में इन अवशेषों या खंडहरों की परत दर परत खुदाई करके उन चीज़ों के जरिए उस वक्त की संस्कृति व अन्य पहलुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। किसी अवशेष या खंडहर की खुदाई लंबवत या समतल रूप में हो सकती है। लंबवत खुदाई का अर्थ है लंबाई नुमा खुदाई, जिससे संस्कृति के काल का पता लगाया जा सके। यह मुख्यतः उस स्थल के कुछ हिस्सों तक सीमित होता है। समतल खुदाई का तात्पर्य है पूरे अवशेष या खंडहर की खुदाई या इसके अधिकतम हिस्से की खुदाई। इस विधि से पुरातत्ववेत्ता को एक कालखंड विशेष में किसी जगह की संपूर्ण संस्कृति का अनुमान लग सकता है। चूँकि ज़्यादातर स्थलों की खुदाई लंबवत हुई है, इसलिए वे उस समय की भौतिक संस्कृति के सही ऐतिहासिक समय को बताते हैं। महंगा होने के कारण समतल खुदाई बहुत कम होती है, जिस कारण से
ऐसी खुदाई के जरिए प्राचीन भारत के कई काल का संपूर्ण या पर्याप्त भौतिक जीवन की रूपरेखा उभरकर सामने नहीं आ पाती। इन टीलों या खंडहरों की खुदाई से प्राप्त प्राचीन अवशेषों को भिन्न अनुपात में संरक्षित किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत के सूखे और शुष्क जलवायु में ये प्राचीन साक्ष्य अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन मध्य गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों और डेल्टा प्रदेशों के मध्य में लोहे की वस्तुओं का क्षरण हुआ है और कच्चे मकानों या संरचनाओं की पहचान मुश्किल हो गई है। सिर्फ ज़्यादा पकी हुई ईंट और पत्थर से निर्मित वस्तुएं ही गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों में सुरक्षित पाई जा सकती है। खुदाई के माध्यम से ईसा पूर्व 6000 में बलूचिस्तान में लोगों द्वारा निर्मित गांव सामने आए हैं। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में गंगा के समतल मैदानों में विकसित भौतिक संरचनाएं भी सामने आई है। इससे लोगों के रहवासों जहां वे बसते थे उसका पता चलता है। साथ ही मिट्टी के बर्तनों, उनके रेशेदार खाने और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों का भी पता चलता है। दक्षिण भारत के कुछ लोग जिन्हें औजारों, हथियारों और सामग्रियों के साथ बड़े बड़े पत्थरों के बीच दफनाया गया, उसकी भी जानकारी मिलती है। इन संरचनाओं को मेगालिथ कहा जाता है। हालांकि कुछ मेगालिथ इस श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई से लोहयुगीन से आगे के दक्कनी लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। वह विज्ञान जिसके जरिए हमें सिलसिलेवार और सुनियोजित रूप से पुराने खंडहरों और चट्टानों को खोदकर लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। इस काल को निश्चित करने की कई विधियां हैं। उनमें रेडियो कार्बन डेटिंग सबसे महत्वपूर्ण विधि है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 रेडियो सक्रिय कार्बन है जो प्रत्येक जीवित वस्तुओं में पाया जाता है। यह अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थ की तरह ही समान रूप से विघटित होता है। किसी जीवित वस्तु में हवा और भोजन द्वारा C14 के अवशोषित हो जाने के कारण C14 का विघटन कम होता है। हालांकि जीवित वस्तुओं के निष्प्राण होने पर C14 घटकों का विघटन समान रूप से जारी रहता है और तब हवा व भोजन द्वारा वह अवशोषित नहीं हो पाता। प्राचीन वस्तुओं में विद्यमान रेडियो कार्बन में हुए क्षरण की माप के जरिए उसके होने के समय का निर्धारण किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो कार्बन का विघटन समान रूप से होता है। सर्वविदित है कि रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 5568 वर्षों का होता है। किसी रेडियो कार्बन वस्तु के अर्ध जीवन काल का तात्पर्य उस अंतराल से है जिसमें वस्तु में विद्यमान रेडियो कार्बन सक्रिय तत्वों का ह्रास हुआ है। इस प्रकार किसी वस्तु का अस्तित्व यदि 5568 वर्ष पहले समाप्त हो गया तो उसमें विद्यमान C14 पदार्थ का अस्तित्व काल आधा हो जाएगा। और कोई वस्तु 11,136 वर्ष पहले समाप्त हुई हो तो उसमें विद्यमान C14 घटकों का अस्तित्व काल 1/4 हो जाएगा। लेकिन इस विधि के द्वारा 70,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जलवायु और वनस्पति के इतिहास की जानकारी पौधों के अवशेषों, विशेषकर पराग के परीक्षण से हासिल की जाती है। इस आधार पर कहा जाता है कि ईसा पूर्व 7000 से 6000 तक में राजस्थान और कश्मीर में कृषि होती थी। धातु की कलाकृतियों के स्वभाव एवं घटक के साथ साथ उन खदानों और धातु तकनीक के विकास का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जाता है जिससे धातु निकाले जाते थे
जानवरों की हड्डियों के परीक्षण से जानवरों के इस्तेमाल और पालतू होने की जानकारी मिल जाती थी। इतना ही नहीं, पुरातत्व शास्त्र मृदा संग्रह करता है जिसमें ठोस अवशेष पाए जाते हैं। हालांकि मोटे तौर पर ईसा पूर्व 3000 तक प्रागैतिहासिक के संपूर्ण अध्ययन के लिए मिट्टी और चट्टानों के इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। यह भूगर्भ शास्त्र द्वारा प्राप्त होता है। इसी तरह पौधों और जीवों की दुनिया भी धीरे धीरे बदलती रहती है। उनका इतिहास जीव विज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है। मानव इतिहास को समझना न तो मिट्टी, पौधों और जानवरों को बिना समझे संभव है, न ही दूसरी तरफ मानव के बीच के निरंतर संबंधों को समझे बिना संभव नहीं है। भूगर्भीय और जैविकीय प्रगति न केवल प्रागैतिहासिक बल्कि इतिहास को भी समझने में सहायता प्रदान करती है। पुरातात्विक अवशेषों के मद्देनज़र पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ शुरू होने वाले इतिहास के कुल समय के पैमाने का 98% से अधिक का अध्ययन करने के लिए भूवैज्ञानिक और जैविक अध्ययन महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सिक्के। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में सिक्कों और शिलालेखों को सतह पर पाया गया है, उनमें से बहुत तो खुदाई के दौरान भी पाए गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आजकल की तरह प्राचीन भारतीय मुद्रा कागज निर्मित नहीं थी, बल्कि धातु के सिक्के के रूप में थी। प्राचीन सिक्के धातु से बनाए जाते थे। वे तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनाए जाते थे। जली हुई मिट्टी से बनने वाले सिक्के और उन्हें बनाने वाले ढांचों की खोज भी बड़ी तादाद में की गई। उनमें से ज़्यादातर का संबंध कुषाण काल से है, जो कि पहले 3 ईसा सदी से है। गुप्त काल के बाद इस तरह के ढांचे का उपयोग लगभग समाप्त हो चुका था। चूँकि प्राचीन समय में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की तरह कुछ भी नहीं था, लोग मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तनों में धन इकट्ठा किया करते थे और उनको बहुमूल्य चीज़ों के रूप में रखते थे ताकि वे ज़रूरत के समय उसका इस्तेमाल कर सकें। भारत के विभिन्न हिस्सों में सिक्कों के ऐसे कई ढेर पाए गए हैं, जिनमें केवल भारतीय ही नहीं, रोमन साम्राज्य जैसे विदेशों में भी ढाले गए सिक्के भी थे। वे मुख्यतः कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में संरक्षित है। कई भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में हैं। विदित है कि लंबे समय तक भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया। फलस्वरूप वे कई भारतीय सिक्कों को भारत से बाहर ब्रिटेन के निजी और सार्वजनिक संग्रहों और संग्रहालयों में ले जाने में सफल रहे। प्रमुख वंशों के सिक्कों की सूची तैयार की गई है और उन्हें प्रकाशित भी किया गया है। हमारे भारत में एक सूची कोलकाता के भारतीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में इत्यादि जगहों पर है। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सिक्के हैं जिनकी सूची तैयार कर प्रकाशित की जानी है। प्राचीनतम सिक्कों में कुछ प्रतीक होते थे, लेकिन बाद के सिक्के राजाओं और देवताओं के आकार प्रकार के साथ साथ उनके नाम और तारीखों का भी उल्लेख करते हैं। जहां वे पाए जाते हैं उससे उनके संचरण के क्षेत्र का संकेत मिलता है। इस सब ने हमें कई सत्तारूढ़ राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बना दिया है, खासकर इंडो यूनानियों के, जो उत्तर अफगानिस्तान से भारत आए थे और यहाँ दूसरी और ईसा पूर्व पहली शताब्दी तक शासन किया। हम उनके बारे में भी इसी आधार पर जानकारी हासिल कर पाए हैं। सिक्कों का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों, मसलन दान, भुगतान, विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। ये उस वक्त के आर्थिक इतिहास के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं
शासकों की अनुमति से व्यापारियों एवं सुनारों के समूह द्वारा भी कुछ सिक्के जारी किए गए थे। इससे पता चलता है कि उन दिनों शिल्प और वाणिज्य महत्वपूर्ण हो चुके थे। सिक्कों के उन लेन देन में बड़े पैमाने पर मदद की और व्यापार में योगदान दिया। सर्वाधिक बड़ी संख्या में भारतीय सिक्के मौर्य काल के बाद के काल के मिलते हैं। ये शीशा, पोटीन, तांबा, कांस्य और सोने के बने होते थे। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। इससे ये स्पष्ट होता है कि मौर्यों के बाद खासकर गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य में बड़े पैमाने पर विकास हुआ। हालांकि उत्तर गुप्त काल में कुछ ही सिक्के पाए गए जो उस काल के व्यापार और वाणिज्य के पतन को दर्शाते हैं। वे सिक्के राजा एवं देवताओं और धार्मिक प्रतीकों एवं किंवदंतियों को दर्शाते हैं जो उस समय के शिल्प और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। सिक्कों के रूप में कौड़ी का भी इस्तेमाल होता था, मगर उसकी क्रय शक्ति कम थी। यह उत्तर गुप्त काल में भारी मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन हो सकता है इसका इस्तेमाल पहले भी होता रहा हो। शिलालेख। सिक्कों की तुलना में शिलालेख कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अध्ययन को पुरालेख या एपिग्राफी कहा जाता है और शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों में प्रयुक्त पुराने लेखों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। मोहरों, पत्थरों के खंभों, चट्टानों, तांबे के गोलों, मंदिर की दीवारों, लकड़ी के पट्टों, ईंटों या छवियों पर ये अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। पूरे भारत में सबसे पहले पत्थर पर अभिलेख दर्ज किए गए थे। हालांकि क्रिश्चियन युग की प्रारंभिक शताब्दियों में इस प्रयोजन के लिए तांबे के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर भी पत्थर पर शिलालेख का उत्कीर्णन दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर जारी रहा। स्थायी दस्तावेज के रूप में उस क्षेत्र में भी मंदिरों की दीवारों पर दर्ज शिलालेख बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। सिक्कों की तरह शिलालेख देश के विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में ये मैसूर के मुख्य पुरालेखविद के कार्यालय में सुरक्षित है। सबसे प्राचीन शिलालेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत में लिखा गया था। उत्कीर्ण लेखों के माध्यम के रूप में संस्कृत 2री शताब्दी ईस्वी में अपनाई गई और इसका व्यापक इस्तेमाल 4वीं और 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन प्राकृत का इस्तेमाल फिर भी चलन में था। 9वीं और 10वीं शताब्दियों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल और गुप्त काल के इतिहास से संबंधित अधिकांश शिलालेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई है, जिन्हें भारतीय अभिलेख कोश कहा जाता है। लेकिन गुप्त काल के बाद के शिलालेख इस तरह व्यवस्थित रूप में बहुत कम संकलित पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के मामले में शिलालेखों की भौगोलिक सूची प्रकाशित की गई है। अभी भी 50,000 अभिलेखों का प्रकाशन नहीं हो पाया है, जिनमें से ज़्यादातर दक्षिण भारत में है। हड़प्पा के शिलालेख, जिसे आज भी समझने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है कि इन्हें चित्रलिपि में लिखा गया है, जिसमें चित्रों के रूप में विचारों और वस्तुओं को अभिव्यक्त किया गया था। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कुछ शिलालेख खरोष्ठी में उत्कीर्ण हुए हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हालांकि उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर भारत भर में लगभग सभी जगह ब्राह्मी लिपि ही प्रचलित थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख लिखने के लिए ग्रीक और आर्मेइक लिपियों का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन गुप्त काल के अंत तक ब्राह्मी मुख्य लिपि बनी रही। ब्राह्मी लिपि एवं उसकी भिन्नताओं में महारत हासिल किया हुआ कोई भी पुरातत्ववेत्ता 7वीं शताब्दी तक ये भारतीय शिलालेखों को आसानी से समझ सकता था।
लेकिन बाद के दिनों में यह भी पता चला कि इस लिपि में क्षेत्रीय विविधता बहुत है। लगभग 2500 ईसा पूर्व में पाई गई हड़प्पा की मोहरों के शिलालेख को कुछ विद्वान प्रतीकात्मक मानते हैं। भारतीय इतिहास में ईरानी शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा गया। इनका संबंध ईसा पूर्व 6वीं-5वीं शताब्दी से है और ये ईरान में पाए जाते हैं। वे प्राचीन इंडो ईरानियन और सेमेटिक भाषा की कीलाकार लिपि में भी दिखाई देते हैं। इनमें हिंदू या सिंधु क्षेत्र में ईरान की विजय का वर्णन है। जाहिर है कि भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ये मौर्य इतिहास और अशोक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को 2 अशोक स्तंभ मिले, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर। इन शिलालेखों को वो दिल्ली ले आए और अपने साम्राज्य के विद्वानों से इन शिलालेखों को पढ़कर समझाने को कहा, लेकिन वे विद्वान इसे पढ़ने में विफल रहे। ऐसी ही कठिनाइयों को सामना ब्रिटिशों को भी करना पड़ा जब उन्होंने 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में अशोक के शिलालेखों की खोज की। इन शिलालेखों में लिखे हुए को पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने समझाया, जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रशासनिक अधिकारी थे। हमारे पास विभिन्न प्रकार के शिलालेख हैं। उनमें कुछ शाही आदेश के रूप में हैं तो कुछ सामान्य लोगों को सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक मामलों के संबंध में शाही निर्णय के रूप में। अशोक के शिलालेख इसी श्रेणी के हैं। दूसरे शिलालेखों में बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव जैसे धर्मानुयायियों की उपासना जैसी बातें हैं। ये सब भक्ति के स्मारक के रूप में स्तंभों, पत्थरों, मंदिरों या चित्रों में दिखाई देते हैं, जबकि अन्य प्रकार के शिलालेख राजाओं और विजेताओं के गुणों और उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं और उनकी पराजय या कमजोरियों की अनदेखी करते हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख इसी श्रेणी के हैं। हमारे पास दान कर्म के ढेर सारे रिकॉर्ड किए गए दस्तावेज हैं जो विशेष रूप से धार्मिक उद्देश्यों से दर्ज किए जाते थे। पैसे, मवेशियों, भूमि आदि का दान न केवल राजाओं और राजकुमारों द्वारा होता था, बल्कि कारीगरों और व्यापारियों द्वारा भी होता था। प्राचीन भारत में भूमि व्यवस्था और प्रशासन संबंधी अध्ययन के लिए मुख्य रूप से उस दौर के प्रमुखों और राजकुमारों द्वारा बनाए गए भूमि अनुदानों के दस्तावेज बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये ज़्यादातर तांबे की बनी पर्चेनुमा चदरों पर उत्कीर्ण थे। वे भिक्षुओं, पुजारियों, मंदिरों, मठों, जागीरदारों और अधिकारियों को अनुदान स्वरूप प्रदत्त भूमि, राजस्व और गांवों के दस्तावेज हैं। वे सभी भाषाओं में लिखे गए थे, जिनमें प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु शामिल थे। साहित्यिक स्रोत। यद्यपि प्राचीन भारतीय ईसा पूर्व 2500 के आसपास लिखने के कौशल से परिचित थे, हमारी सबसे प्राचीन पांडुलिपियाँ 4वीं शताब्दी से अधिक पुरानी नहीं हैं और वे मध्य एशिया में पाई जाती है। भारत में वे भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखे गए थे, लेकिन मध्य एशिया में जहाँ भारत की प्राकृत भाषा पहुँच चुकी थी, पांडुलिपियाँ भेड़ के चमड़े और लकड़ियों के पाटों पर लिखी गई थी। इन लेखों को अभिलेख कहा जाता है, लेकिन वे पांडुलिपियों के समान हैं। जब प्रिंटिंग का ज्ञान नहीं था तो पांडुलिपियाँ बहुत मूल्यवान थीं। हालांकि पुरानी संस्कृत की पांडुलिपियाँ भारत भर में मिलती है। ये ज़्यादातर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से संबंधित है। वर्तमान में सभी अभिलेख संग्रहालयों और में संरक्षित हैं और पांडुलिपियाँ पुस्तकालयों में रखी गई है। ज़्यादातर प्राचीन पुस्तकों में धार्मिक विषय शामिल हैं। हिंदू धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण और महाभारत, पुराण जैसे ग्रंथ शामिल हैं।
वे प्राचीन काल की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं, लेकिन समय और स्थान के संदर्भ में उनका उपयोग करना मुश्किल है। ऋग्वेद को ईसा पूर्व 1500 से 1000 का कहा जा सकता है। हालांकि अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषद जैसे ग्रंथों का काल मोटे तौर पर ईसा पूर्व 1000 से 500 का माना जाता है। लगभग हर वैदिक पाठ में प्रक्षेपण होते हैं जो आमतौर पर शुरुआत में या फिर अंत में दिखाई देते हैं। मध्य में ऐसा शायद ही कभी होता हो। ऋग्वेद के मुख्य रूप में प्रार्थनाएं होती हैं, जबकि बाद के वैदिक ग्रंथों में प्रार्थनाओं के साथ साथ अनुष्ठान, जादू और पौराणिक कहानियां भी शामिल हुई है। हालांकि उपनिषदों में तो दार्शनिक चिंतन भी थे। वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए वेदांग या वेदों के अंगों का अध्ययन करना आवश्यक है। ये वेदांग हैं ध्वनि शास्त्र, अनुष्ठान यानी कल्प, व्याकरण, व्युत्पत्ति यानी निरुक्त, छंद और खगोल शास्त्र यानी ज्योतिष। साथ ही इन सभी विषयों के इर्द गिर्द ढेर सारे साहित्य रचे गए। वे सब गद्य में उपदेशों के रूप में लिखे गए थे। किसी प्रतिशोध या प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में संक्षिप्तता के कारण सूत्र कहा जाता था। इस लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ईसा पूर्व 450 के आसपास पाणिनि द्वारा लिखा गया व्याकरण है। व्याकरण के नियमों का वर्णन करते हुए पाणिनि ने समाज, अर्थव्यवस्था और उस समय की संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला है। माना जाता है कि सन 400 के आसपास तक अंततः दोनों महाकाव्य और प्रमुख पुराण संकलित हो गए थे। महाकाव्यों में व्यास रचित महाभारत ज़्यादा पुराना है और इसमें लगभग ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से ईसा की 4वीं शताब्दी तक के मामलों की स्थिति का वर्णन प्रतीत होती है। मूल रूप से इसे जय काव्य अर्थात विजय की गाथा कहा गया था। इसमें 8800 श्लोक शामिल थे। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें भारत की सबसे पुरानी वैदिक जनजातियों में से एक वंश भरतवंश की कहानियाँ शामिल की गई थी। अंतिम संकलन में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई और वह ग्रंथ महाभारत या सतसहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात हुआ। इसमें कथात्मक, वर्णनात्मक और उपदेशात्मक सामग्री शामिल है। कौरव पांडव संघर्ष से संबंधित मुख्य कथा बाद के वैदिक काल से संबंधित हो सकती है। वर्णनात्मक वाला हिस्सा उत्तर वैदिक काल का हो सकता है और उपदेशपूर्ण अंशों का संबंध सामान्यतः उत्तर मौर्य और गुप्त काल से है। इसी प्रकार वाल्मीकि रचित रामायण में मूल रूप से 6000 श्लोक शामिल थे, जिन्हें 12000 तक बढ़ाया गया था और अंततः ये संख्या बढ़कर 24000 तक आ गई। हालांकि यह महाभारत महाकाव्य की तुलना में अधिक सारगर्भित है। इसके बावजूद इसके उपदेशात्मक भाग हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया था। रामायण की रचना ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद यह 5 चरणों से होकर गुजरा और 5वें चरण तक यह 12वीं शताब्दी काल हो चला। कुल मिलाकर इस ग्रंथ की रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक क्रियाकलापों के साहित्य का विपुल संग्रह हमें उपलब्ध है। राजकुमारों एवं तीनों वर्णों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा निर्मित भव्य सार्वजनिक अवदान व स्रोत सूत्रों के आधार पर किए गए भव्य शाही राज्याभिषेक समारोह संपन्न होते हैं। इसी प्रकार ग्रह सूत्र के अनुसार जन्म, नामकरण, उपनयन संस्कार, विवाह, अंत्येष्टि आदि संपन्न किए जाते थे। स्रोत सूत्र और ग्रह सूत्र दोनों का संबंध ईसा पूर्व 600 से 300 तक का है। यहाँ शूल्व सूत्रों का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें बलि देने के स्थान के निर्धारण व निर्माण की भिन्न भिन्न माप के बारे में बताया गया है।
वे ज्यामितीय और गणित के अध्ययन की शुरुआत को दर्शाते हैं। जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं के उल्लेख मिलते हैं। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, जो मगध या दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी और मुख्यतः प्राकृत भाषा का ही एक रूप थी। अंततः इनका संकलन ईसा पूर्व पहली शताब्दी में श्रीलंका में हुआ, लेकिन इसके धर्म विधान से संबंध हिस्सों में बुद्ध के समय में जो भारतीय शासन की स्थिति थी उसे रेखांकित किया गया है। ये हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बताते हैं, बल्कि उनके समकालीन कुछ शाही लोगों के बारे में भी बताते हैं, जो मगध, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर शासन करते थे। धर्म विधान से इतर मामलों से संबंध साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक हिस्सों में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि गौतम के रूप में पैदा होने से पहले बुद्ध ने 550 से अधिक बार जन्म लिया था। इनमें से उन्होंने कई बार पशुओं के रूप में भी जन्म लिया। प्रत्येक जन्म की कहानी को जातक कहा जाता है, जो कि लोक कथाओं के रूप में है। ये जातक कथाएं ईसा पूर्व 5वीं से ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बीच की अवधि के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर विशिष्ट प्रकाश डालती हैं। ये बौद्ध काल की राजनीतिक घटनाओं के लिए प्रासंगिक संदर्भ भी प्रदान करती है। जैन ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए थे और अंततः गुजरात में इन्हें 6ठी शताब्दी में वल्लभी में संकलित किया गया था। उनमें ऐसे कई अंश हैं जो महावीर कालीन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक इतिहास को पुनर्गठित करने में हमारी मदद करते हैं। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का संदर्भ बार बार आता है। हमारे पास धर्मनिरपेक्ष साहित्य का बड़ा भंडार है। इस कोटि में सामाजिक विधान के ग्रंथ आते हैं, जिन्हें धर्मसूत्र और स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। टीकाओं के साथ इसे ही धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मसूत्रों का संकलन ईसा पूर्व 500 से 200 में किया गया और प्रमुख स्मृतियों में ईसा की शुरुआती 6 शताब्दियों में संहिताबद्ध किया गया था। उनमें भिन्न भिन्न वर्णों के कर्तव्यों के साथ साथ राजाओं और उनके अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण भी किया जाता था। उनमें विवाह के विधानों के साथ साथ संपत्ति रखने, बेचने और पुश्तैनी बनाने के कानून कायदे भी निर्धारित थे। उनमें चोरी, हमले, हत्या और व्यभिचार जैसे अपराधों के लिए दंड भी निर्धारित किए गए थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण कानून की पुस्तक है। इसे कुल 15 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से खंड 2 और 3 अपेक्षाकृत अधिक पुराने माने जा सकते हैं और ये कई लोगों द्वारा लिखे गए प्रतीत होते हैं। इस ग्रंथ को अंतिम रूप से तो ईस्वी सन के शुरुआत में दिया गया, लेकिन इसके प्रारंभिक अंशों में मौर्य काल के समाज और अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। इस पुस्तक प्राचीन भारतीय इतिहास और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए समृद्ध सामग्री प्रदान करती है। गैर धार्मिक ग्रंथों में इतिहास की संरचना निर्मित करने हेतु व्याकरण के ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत पाणिनि की अष्टाध्यायी से हुई। पाणिनि इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहते थे। उनका उल्लेख पाली ग्रंथों में नहीं है, जो मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। पाणिनि के समय के भारत के बारे में लिखने वाले V.S. अग्रवाल पाणिनि का काल लगभग ईसा पूर्व 450 का बताते हैं। उनके अनुसार मौर्य पूर्व जनपद या प्रादेशिक राज्यों के बारे में पाणिनि से अधिक जानकारी किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलती है। ईसा पूर्व 150 में पतंजलि द्वारा पाणिनि पर की गई टीका से उत्तर मौर्य काल की बहुमूल्य जानकारी मिलती है। हमारे पास भास, शूद्रक,
कालिदास और बाणभट्ट के ग्रंथ भी हैं। साहित्यिक महत्व के अलावा उन ग्रंथों में रचनाकारों ने उस दौर की स्थितियों का वर्णन किया है जिसे दौर का वे लेखन कर रहे थे। कालिदास ने काव्य और नाटक की रचना की। अभिज्ञान शकुंतलम उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। महान सृजनात्मक ग्रंथों के अलावा उनके लेखन में हमें गुप्त काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। संस्कृत स्रोतों के अतिरिक्त हमारे पास संगम साहित्य कोश में सबसे पहले तमिल ग्रंथ हैं। यह साहित्य उस दौर के प्रमुख और राजाओं द्वारा संरक्षित कॉलेजों में एकत्रित हुए कवियों द्वारा 3-4 शताब्दियों में तैयार किया गया था। इस तरह के कॉलेजों को संगम कहा जाता था और इन विद्वत सभाओं में निर्मित साहित्य और संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था। इस पूरे संकलन के संग्रह को ईस्वी सन के शुरुआती 4 सदियों में तैयार माना जाता है। हालांकि वास्तविक रूप में ये 6वीं शताब्दी तक ही पूरी तरह तैयार हो पाए। संगम साहित्य में एटुटकोई शीर्षक से 8 संकलनों में लगभग 30,000 पंक्तियों की कविताएं शामिल हैं। कविताओं को 100 के समूहों में इकट्ठा किया गया है, जैसे पुराणनुरु बाहर की 400। इनके 2 मुख्य समूह हैं, पतिनेंकिल कन्नक्कू 18 निचले संग्रह, पट्टू पट्टू 10 गाने। इनमें पहले वाला स्वभावतः दूसरे से अधिक प्राचीन माना जाता है, अतः इसकी ऐतिहासिक महत्ता भी अधिक है। संगम ग्रंथों में कई परतें हैं, लेकिन वर्तमान में इन्हें शैली और सामग्री के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसा कि बाद में दर्शाया गया है कि उन्हें सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों के आधार पर ही समझा जा सकता है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से काफ़ी भिन्न होते हैं, विशेष रूप से ऋग्वेद से। उन्हें धार्मिक साहित्य नहीं माना जाता। उनमें विभिन्न नायक नायिकाओं की प्रशंसा में कई कवियों द्वारा लिखी गई छोटी बड़ी कविताएं शामिल होती थी, जो स्वभावतः धर्मनिरपेक्ष होती थीं। वे बहुत प्राचीन गीत नहीं थे, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले साहित्य जरूर थे। कई कविताओं में योद्धा या प्रमुख या राजा के नाम का उल्लेख है और उसके सैन्य कारनामों के बारे में विस्तार से वर्णन है। इनमें कवियों और योद्धाओं को दिए गए उपहारों की प्रशंसा की गई है। ये कविताएं दरबारों में पढ़ी भी गई होंगी। इनकी तुलना होमरिक युग की कविताओं से की गई है, क्योंकि इन दोनों में योद्धाओं और युद्ध के युग का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन ग्रंथों का उपयोग उतना सहायक सिद्ध नहीं होता है। शायद कविता में उल्लिखित नाम, शीर्षक, राजवंश, प्रदेश, युद्ध और इस तरह के अन्य हिस्से आंशिक रूप से वास्तविक हों। संगम ग्रंथों में पहली और दूसरी शताब्दियों के लेखन में दानदाताओं के रूप में वर्णित कुछ चेरा राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। संगम ग्रंथों में कावेरी पत्तनम सहित कई बस्तियों का उल्लेख मिलता है। कावेरी पत्तनम का समृद्ध अस्तित्व अब पुरातात्विक रूप से भी स्थापित हो चुका है। इन ग्रंथों में इसका भी उल्लेख है कि यवन स्वयं अपने जहाज़ों में आते थे, सोने देकर काली मिर्च खरीदते थे और स्थानीय लोगों के लिए शराब और दासियों की आपूर्ति करते थे। इस व्यापार की पुष्टि न केवल लैटिन और यूनानी लेखकों से होती है, बल्कि पुरातात्विक अभिलेख से भी होती है। संगम साहित्य ईस्वी सन के प्रारंभिक सदियों में तमिलनाडु के समुद्र के किनारे के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानने का एक प्रमुख स्रोत है। व्यापार व वाणिज्य के बारे में इसके उल्लेख की पुष्टि विदेशी संदर्भों एवं पुरातात्विक खोजों से भी हो चुकी है। विदेशी संदर्भों के साक्ष्य से भी स्वदेशी साहित्य की पुष्टि की जा सकती है।
भारत आए ग्रीक, रोमन और चीनी यात्री अथवा धर्मांतरित आगंतुकों ने जो जैसा देखा उसका वैसा ही लिखित वर्णन यहाँ छोड़ गए। गौरतलब है कि भारतीय स्रोतों में अलेक्जेंडर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है। उसके भारतीय शोषण के इतिहास का पुनर्गठन हमें पूरी तरह यूनानी स्रोतों के आधार पर ही करना होगा। ग्रीक लेखकों ने संद्रकोतस का उल्लेख किया है, जो ईसा पूर्व 326 में भारत पर आक्रमण करने वाले अलेक्जेंडर के समकालीन थे। राजकुमार संद्रकोतस का समय ईसा पूर्व 322 में निर्धारित हुआ है। उनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की जाती है। प्राचीन भारत के कालक्रम निर्धारण में यह पहचान मुख्य आधार का काम करती है। चंद्रगुप्त मौर्य की अदालत में आए मेगास्थनीज के इंडिका को केवल परवर्ती काल के पुराने लेखकों द्वारा टुकड़ों में उद्धृत अंश के आधार पर ही संरक्षित किया गया है। इन अंशों का एक साथ पाठ करने पर न केवल मौर्य प्रशासन की प्रणाली के बारे में बल्कि मौर्य काल के सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जिस तरह से प्राचीन इतिहास के बहुत से लेखन अतिरंजना से भरे हैं, उसी तरह इंडिका भी भ्रामकता और अतिरंजना से मुक्त नहीं है। पहली और दूसरी शताब्दियों के ग्रीक और रोमन इतिहास में कई भारतीय बंदरगाहों और भारत एवं रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार की वस्तुओं का उल्लेख है। ग्रीक में लिखे गए दोनों ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और टोलमी द ज्योग्राफी के प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन हेतु मूल्यवान व महत्वपूर्ण आंकड़े मिलते हैं। इनमें पहली कृति की प्रतिलिपि का समय सन 80 से 115 का माना जाता है, जबकि दूसरी का समय 150 निर्धारित हुआ है। अज्ञात लेखक द्वारा लिखित कृति पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में लाल समुद्र, फारस की खाड़ी और भारतीय महासागर में रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है। लैटिन में लिखित प्लाइनी की कृति नेचुरलिस हिस्टोरिका पहली सदी से संबद्ध है और इसमें भारत इटली के बीच व्यापार का वर्णन है। भारत पर लिखने वाले अंतिम ग्रीक रोमन विद्वान को कॉस्मोस इंडिकोप्लेस्ट्स कहा जाता था। वे मिस्र के हेलेनिस्टिक संस्कृति के केंद्र एलेक्जेंड्रिया के थे। उनके द्वारा लगभग 550 में लिखित क्रिश्चियन टोपोग्राफी में भारत और श्रीलंका में ईसाइयों के विषय में विवरण है तथा उसमें घोड़ों के व्यापार का भी उल्लेख है। चीनी यात्रियों में फाहियान और वेनसांग का उल्लेख किया जा सकता है। वे दोनों बौद्ध थे। वे बौद्ध स्थलों का दौरा करने एवं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए इस देश में आए थे। फाहियान 5वीं शताब्दी के शुरुआत में और वेनसांग 7वीं सदी के लगभग मध्य में आए थे। फाहियान ने गुप्त काल में भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया है और वेनसांग ने हर्ष काल के भारत की स्थिति का वर्णन किया है। ग्राम चित्र उत्सवों, त्योहारों और पूजाओं के दौरान हुए सामुदायिक क्रियाकलाप के अवशेष प्राचीन समय के कबीलाई समाज के समानतावादी चरित्र को दर्शाते हैं। कबीले और जाति के प्रति वफादारी अभी तक बरकरार है। अनुष्ठानों के प्रचलन से हमें प्राचीन सामुदायिक जीवन, परिवार एवं विवाह संस्था की जानकारी मिलती है। उच्च जाति के लोग गाय को नहीं दूते, हल भी नहीं चलाते। शारीरिक श्रम के प्रति उनकी अवमानना अस्पृश्यता को बढ़ावा देती है। असमानता की यह अवधारणा केवल जातियों तक ही सीमित नहीं है, वह स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंध को भी रेखांकित करती है। सन 1930 तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में सती प्रथा प्रचलित थी। इस प्रकार सार्वभौमिक मताधिकार के बावजूद समाज में व्याप्त भेदभाव प्राचीन भारतीय समाज की प्रकृति को रेखांकित करता है। ग्रामीण रीति रिवाजों और जाति के पूर्वाग्रहों द्वारा
हमारे प्राचीन राजनीति और समाज प्रशासन करने वाले कई धर्मशास्त्रीय नियमों को स्पष्ट किया गया है। प्राकृतिक जीवन। प्राचीन भारत की इतिहास निर्मित के लिए सामाजिक विज्ञान के खोजों का उपयोग करीब 30 साल पहले शुरू हुआ। हाल में प्राकृतिक विज्ञानों का उपयोग भी शुरू हुआ है। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए रसायन शास्त्र, भूविज्ञान और जीव विज्ञान से प्राप्त साक्ष्य प्रासंगिक हो गए हैं। इतिहास बोध। प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध के अभाव का आरोप लगाया जाता रहा है। स्पष्ट है कि प्राचीन समय में उन्होंने न तो आज की तरह इतिहास लिखा, न ही यूनानियों की तरह का इतिहास लिखा। स्पष्ट है कि प्राचीन समय में उन्होंने न तो आज की तरह इतिहास लिखा, न ही यूनानियों की तरह का इतिहास लिखा, किंतु पुराणों में हमारे पास एक तरह का इतिहास है जिसकी संख्या 18 है। हालांकि विश्वकोशीय सामग्री के रूप में पुराणों से गुप्त काल के शुरुआती शासन के वंशवादी इतिहास की जानकारी तो मिलती है। उसमें घटना स्थलों और कभी कभी घटनाओं के कारण एवं प्रभावों का भी उल्लेख मिलता है। इन घटनाओं का जिक्र भविष्यत काल में है। हालांकि वे घटनाएं बहुत पहले घट चुकी थी। पुराणों के लेखक वैचारिक परिवर्तन से अनभिज्ञ नहीं थे। यही इतिहास का सार है। पुराण 4 युगों की बात करते हैं जिन्हें कृत, त्रेता, द्वापर और कली कहते हैं। प्रत्येक काल पिछले काल की तुलना में बदतर माना गया है और हमेशा युग परिवर्तन के बाद नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में अवमूल्यन को देखा गया है। इतिहास के महत्वपूर्ण समय और स्थान को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। कहा जाता है कि स्थान एवं काल के बदलते क्रम में धर्म और अधर्म में और अधर्म धर्म में बदल जाता है। प्राचीन भारत में कई युगों की शुरुआत हुई जिनके अनुसार घटनाओं को दर्ज किया गया। ईसा पूर्व 57 से 58 में विक्रम संवत शुरू हुआ, सन 78 में शक संवत और सन 319 में गुप्त काल शुरू हुआ। इन अभिलेखों व रचनाओं में घटनाओं का उल्लेख समय और स्थान के संदर्भ में ही होता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के अशोक के शिलालेखों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त होता है। अशोक ने 37 साल तक शासन किया। उनके शिलालेखों में 8वें से 27वें शासकीय वर्ष तक हुई घटनाओं को दर्ज किया गया है। अभी तक केवल 9 शासकीय वर्षों से संबंधित घटनाओं को ही खोजा जा सका है। भविष्य की खोज उसके शासनकाल के बाकी बचे हुए वर्षों से संबंधित घटनाओं पर प्रकाश डाल सकेगी। इसी तरह कलिंग के खारवेल के जीवन काल में घटित बड़ी संख्या की घटनाएं हाथीकुंपा शिलालेख में वर्षवार दर्ज की गई है। भारतीय लेखकों के जीवनी परक लेखनों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ कहते हैं 7वीं शताब्दी में बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस अर्ध जीवन परक रचना की शानदार शैली बाद के जीवनी लेखकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। इसमें हर्षवर्धन के शुरुआती काल का वर्णन है, अतिशयोक्ति में ही सही, किंतु इसमें हर्ष के समय के दरबारी जीवन तथा सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का उत्कृष्ट उदाहरण मौजूद है। बाद में कई अन्य चरित्र एवं जीवनियाँ लिखी गई। संध्याकार नंदी रचित रामचरित्र में केवर्त किसानों और पाल वंश के राजकुमार रामपाल के बीच हुए संघर्ष की कहानी का वर्णन किया गया है, जिसमें रामपाल की जीत हुई। बिल्हण के विक्रमांक देवचरित में उनके संरक्षक कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य चतुर्थ
सन 1076 से 1127 की उपलब्धियों का बखान है। यहाँ तक कि 12वीं-13वीं शताब्दियों में गुजरात के कुछ व्यापारियों की जीवनी भी लिखी गई थी। दक्षिण भारत में भी इसी तरह के ऐतिहासिक कृतियों की रचना हुई होगी। दक्षिण भारत में भी इसी तरह के ऐतिहासिक कृतियों की रचना हुई होंगी, किंतु अभी तक उधर से ऐसी एक ही रचना प्राप्त हो सकी है। इसे मूषिका वंश कहते हैं, जो 11वीं शताब्दी में अतुल द्वारा लिखा गया। इसमें उत्तरी केरल पर शासन करने वाले मूषिका वंश का विवरण है। हालांकि प्राचीनतम ऐतिहासिक लेखन का सबसे बेहतरीन उदाहरण 12वीं शताब्दी में कल्लन रचित राजतरंगिनी या द स्ट्रीम ऑफ किंग्स है। यह कश्मीर के राजाओं के आत्मकथाओं की एक श्रृंखला है और जैसा कि आज इतिहास की समझ है, उस लिहाज से इसे ऐतिहासिक लेखन की विशेषताओं से संपन्न कृति माना जा सकता है। इतिहास का निर्माण आज तक कई स्थलों प्रागैतिहासिक, प्रोटो ऐतिहासिक और ऐतिहासिक उत्खनन किए गए हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में कोई प्रमाण नहीं मिलते। प्रागैतिहासिक और प्रोटो ऐतिहासिक पुरातत्व के परिणामों को ध्यान में रखे बिना भारत में सामाजिक विकास के चरणों को ठीक से समझा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक पुरातत्व की बात नहीं की जा सकती। यद्यपि प्राचीन ऐतिहासिक काल से संबंधित लगभग 200 जगहों पर खुदाई की गई, फिर भी सर्वेक्षण अध्ययनों में प्राचीन काल की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में उनकी प्रासंगिकता पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है। प्राचीन भारत के ग्रामीण और शहरी पहलुओं में के संदर्भ में ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। यद्यपि अब तक बड़े पैमाने पर बौद्ध और कुछ ब्राह्मणिक स्थलों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भ में हमें धार्मिक इतिहास को देना चाहिए। प्राचीन इतिहास का निर्माण अब तक मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोतों, विदेशी एवं स्वदेशी संदर्भों के आधार पर किया गया है। सिक्के और शिलालेख कुछ भूमिका निभाते हैं, लेकिन विवरणात्मक पाठ का अधिक महत्व होता है। अब तो नए तरीके भी अपनाए जाने चाहिए। ऐतिहासिक ज्ञान बढ़ता रहता है। पाठों, ग्रंथों की तिथियों एवं वस्तुनिष्ठता के बारे में हमें अधिक गंभीरता से बात करनी चाहिए। पुरातात्विक साक्ष्य के संदर्भ में ग्रंथों की जांच करते हुए ऐसा किया जा सकता है। शुरू में पुरातात्विक लिखित ग्रंथों से प्रेरित रहते थे, इसलिए वैदिक और बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित कई जगहों की खुदाई भी करवाई। खुदाई की परिणतियाँ हमेशा ग्रंथों के संदर्भ की पुष्टि नहीं करती। बावजूद इसके यह बेहद समृद्ध ऐतिहासिक जानकारी थी। हालांकि कई क्षेत्रों के उत्खननों की पूरी रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, किंतु पुरातात्विक निष्कर्षों के अध्ययन के संदर्भ में ग्रंथों की जांच करना उचित होगा। ऋग्वेद के समय के अध्ययन हेतु हमें गांधार के कब्रों की संस्कृति का जायजा लेना होगा, जिसमें ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में घोड़े का इस्तेमाल और मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। हमें एक और पेंटेड ग्रे वेयर और दूसरे प्रकार के पुरातात्विक खोजों और दूसरे अन्य वैदिक युग के बीच एक सह संबंध स्थापित करना होगा। इसी प्रकार प्रारंभिक पाली ग्रंथों और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पुरातत्व से संबंधित होने चाहिए, जो प्रायद्वीपीय भारत में शिलालेखों और शुरुआत के महापाषाण पुरातत्व से जुड़े हुए हैं। पुराणों से प्राप्त लंबे वंश वृक्ष की तुलना में पुरातत्व के साक्ष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अयोध्या के राम का काल लगभग ईसा पूर्व 2000 तय करने हेतु पौराणिक परंपरा का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अयोध्या में खुदाई एवं व्यापक अन्वेषण से उस अवधि के आसपास की पुराणों में जो इंसानी बसावट है
उसकी किसी भी बात की पुष्टि नहीं होती है। इसी तरह यद्यपि कृष्ण महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ईसा पूर्व 200 से सन 300 के बीच मथुरा से प्राप्त प्राचीनतम शिलालेख और मूर्तिकला के अवशेषों से ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं होती है। इस तरह की कठिनाइयों को देखते हुए रामायण और महाभारत पर आधारित महाकाव्य युग के विचारों को त्याग दिया जाना चाहिए। हालांकि अतीत में इसने प्राचीन भारत के अधिकांश सर्वेक्षण संस्करणों में एक अध्याय के निर्माण किया था। रामायण और महाभारत दोनों में सामाजिक विकास के कई चरणों का बेशक पता लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाकाव्यों का रिश्ता सामाजिक विकास के किसी एक समय से नहीं होता। हम जानते हैं कि वे कई संस्करणों की यात्रा कर वहां पहुंचते हैं। इसके अलावा साहित्यिक परंपराओं और पुरालेख सामग्री के आधार पर वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध का समय आम तौर पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी बताया जाता है, लेकिन जिन शहरों में वे गए वे पुरातात्विक रूप से ईसा पूर्व 400 से अधिक पुराने नहीं हैं और इसलिए इन महान व्यक्तित्वों की परंपरा आधारित तिथियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ग्रंथों की तुलना में कालानुक्रमिक और तर्क संगत आधार पर पुरातत्व, शिलालेख और सिक्के अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि पाणिनि और पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्यों में लगभग निर्धारित तिथियां दर्ज हैं, ये मिथकों और किंवदंतियों की अपेक्षाकृत मुक्त है। इसलिए सिक्कों, शिलालेखों और उत्खनन की तरह ही महत्वपूर्ण है। अब तक इस आधार पर कई शिलालेख खारिज किए जा चुके हैं कि इतिहास में उनकी अहमियत बहुत कम है। ऐतिहासिक मूल्य को राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में आवश्यक जानकारी के रूप में लिया जाता है। हालांकि शाही शिलालेख में अतिशयोक्ति होती है। अशोक के शिलालेखों में लाखों जैसे लिखे गए शब्द ऐसे ही लगते हैं। यह मनुष्यों और जानवरों पर लागू होता है और कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या और उन्हें पाटलिपुत्र लाए जाने के कथन के आधार पर संदेह पैदा होता है। समुद्रगुप्त और राजा चंद्र के शिलालेखों में भी अतिरंजना है। इन अतिशयोक्तियों के बावजूद पौराणिक परंपराओं की तुलना में शिलालेख निश्चित रूप से अधिक विश्वसनीय हैं। पुराणों का उपयोग हालांकि सातवाहनों की उत्पत्ति को पीछे धकेलने के लिए किया जाता है। शिलालेखों में इसे ईसा पूर्व 1ली शताब्दी का बताया गया है। शिलालेख किसी राजा के शासनकाल, उसकी विजय और उसके विस्तार का संकेत देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के विकास को भी उजागर करते हैं। इसलिए यह अध्ययन पुरातत्व का केवल राजनीतिक या धार्मिक इतिहास के लिए अभिलेखों का उपयोग नहीं करता है। पुरालेख में दर्ज भूमि अनुदान केवल वंश, वृक्ष और उनकी जीत की सूचियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उत्तर गुप्त काल में हुए नए राज्यों के उदय, सामाजिक और कृषि संरचना में परिवर्तन आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह सिक्कों को केवल भारतीय, यूनानी, शक, सातवाहन और कुषाण के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार और शहरी जीवन के इतिहास के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सारांशतः ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, शिलालेखों, पुरातत्व आदि से प्राप्त सामग्रियों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। हमने देखा कि यह स्रोतों के सापेक्ष महत्व की समस्या को बढ़ाता है। इस प्रकार महाकाव्यों और पुराणों में पाए जाने वाले पौराणिक कथाओं से सिक्कों, शिलालेखों और पुरातत्व को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाएं प्रमुख मानदंडों का समर्थन करती है, सामाजिक प्रथाओं को मान्य कर सकती है और जातियों एवं अन्य सामाजिक समूहों की सुविधाओं, असुविधाओं को उचित ठहरा सकती है, किंतु उनमें वर्णित घटनाओं को सच नहीं माना जा सकता। प्राचीन भारतीय समय से अभी तक प्रचलित प्रथाओं से भी हम प्राचीन काल को समझ सकते हैं।
ग्रामीण जीवन और आदिम जनजीवन के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि प्राचीन इतिहास के निर्माण में मूल्यवान धरोहर की तरह है। कोई व्यवस्थित ऐतिहासिक पुनर्निर्मित अन्य प्राचीन समाजों में हुए विकास की अनदेखी नहीं कर सकता। तुलनात्मक दृष्टिकोण प्राचीन भारत में दुर्लभ या अनोखेपन के अवलोकन को दूर कर सकता है और उन प्रवृत्तियों को खोजकर बाहर ला सकता है जो प्राचीन भारत से दूसरे देशों के अतीत के समाजों के साथ मेल खाती है। हम दुनिया के अन्य भागों में लोगों के साथ भारतीय संबंधों के बारे में जानने के लिए मानव आनुवंशिक अनुसंधान के परिणामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आनुवंशिकता और पीढ़ीगत विरासतीय गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन जातीय मिलन, जनसंख्या के फैलाव और संस्कृति के प्रसार को दर्शाता है। कालक्रम ईसा पूर्व 3M सिंधु संस्कृति में लेखन का प्रवेश 1500 से 1000 ऋग्वेद, 1000 से 500 यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, 600 से 300 श्रोत सूत्र और ग्रह्य सूत्र, 6C साहित्यानुसार महावीर और बौद्ध, 500 से 200 धर्मसूत्र, 450 पाणिनि का व्याकरण, 5C पुरातत्व के संदर्भ में महावीर और बुद्ध, 326 अलेक्जेंडर का आक्रमण, 322 चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, 3री शताब्दी भारत में स्पष्ट करने योग्य लेखन, विक्रम संवत 1ली शताब्दी कलिंग के खारवेल का हाथीगुम्फा शिलालेख, हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्टी खारवेला, 1C श्रीलंका में हाल फिलहाल में पाली बौद्ध ग्रंथ संकलित, 1C ईस्वी सन आखिरकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र संकलित, 78 शक संवत प्रारंभ, 80 से 115 द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, 150 टोलमी का भूगोल, 319 गुप्त काल का आरंभ, 400 अंततः महाभारत, रामायण एवं प्रमुख पुराण संकलित, 4C सबसे पुराना भारतीय पांडुलिपि मध्य एशिया में उपलब्ध, 5C फाहियान का भारत आगमन, 6C अंततः वल्लभी में प्राकृत जैन ग्रंथ संकलित, 7C वैनसांग की यात्रा, बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित की रचना, 11C अतुला द्वारा मुशिका वंश की नींव, 12C विल्हण द्वारा विक्रमांक देवचरित की रचना, 12C संध्याकर नदी द्वारा रामचरित कलहन द्वारा राजतरंगिणी की रचना, 1837 जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेख की प्रथम व्याख्या।